हो गई स्टार्ट। तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरमान अली एंड you are watching पाठशाला coaching classes. In this video we will solve the question number 4 of the question paper of 2026, and the question number 4 is हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी हम करते चलेंगे कि भाई सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसका है, ठीक है ना। तो हमें चूज़ एंड राइट द राइट आंसर हमें फर्स्ट करना है। करेंगे हम पहला कि यदि समुच्चय n में r जो हमें दिया है यहाँ पर, यदि समुच्चय n में r जो यहाँ पर दिया है द्वारा प्रदत्त संबंध r है तो फिर विकल्प दिए, उसमें ऑप्शंस दिए हमारे पास। पहला क्या है, यदि समुच्चय n में, यदि समुच्चय n में r बराबर क्या है आपका ए बी, जहाँ पर ए कैसा है कि b से 2 कम है, ठीक है, एंड b इज़ ग्रेटर देन 6, मतलब ऐसा हो r, ठीक। r के अंदर जो भी अवयव रहने वाले हैं, एलिमेंट्स रहेंगे, वो इस शर्त के अनुसार रहेंगे, द्वारा प्रदत्त संबंध r है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है तो देखो भाई आगे कुछ करते हैं, a b c d, ठीक। यहाँ पर 2 4, फिर क्या है 3 8, फिर है 6 8, एंड द लास्ट वन इज 8 7 आर में शामिल। हम क्या देखते हैं ए, तो बी 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये बी, इसमें बी वाला जो हिस्सा है वो 4 है, तो गलत है यहाँ पर। हाँ, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ए वाला 6 से, जैसे 8 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, 7 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, 8 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, तो ये वाला अपना सही है। ये दोनों गलत हैं क्योंकि इसमें इन दोनों में ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के पहले का हो गया सी वाला आंसर, ठीक। अगला है कि भाई यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो ए बी माइनस बी ए एक। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे है ये देखते हैं कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव है। कैसा है, विषम सममित अवयव है, ठीक। और अगला है कि सममित अवयव है, तीसरा है शून्य अवयव है, चौथा है तत्समक अवयव है। ठीक है ना। तो इसमें से पहले तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं देन ए बी बी ए, तो यहाँ पर किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा ये अपने पास, ठीक। तो ये होंगे आपके विषम सममित अवयव होगा इसका आंसर। कैसा होगा, विषम सममित
अवयव। अब ये कैसे होगा ये हम निकाल लेते हैं, ये हम बताएंगे, ठीक। हाँ कैसा अवयव होगा ये आपका? विषम सममित यानी स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये आपका। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये भी देख लो भैया आप। तो ये होगा इस प्रकार से कि चूँकि ये बताया इन्होंने कि ए और बी कैसे हैं, सममित अवयव हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज यानी परिवर्त, ए का परिवर्त, यहाँ तक का दिख रहा है, यहाँ तक का दिख रहा है, ए का परिवर्त ए ही रहेगा, बी का परिवर्त बी ही रहेगा, क्योंकि सममित है, यही शर्त है उसकी, ठीक है ना। अब चूँकि इन्होंने कहा है कि विषम सममित अवयव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू द ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस बी ए, हमें ये निकालना पड़ेगा कितना आता है, ठीक है ना। तो हम मतलब ये जो ट्रांसपोज है दोनों पर बराबर बट जाएगा इस तरह से, माइनस बी ए इस टाइप से, ठीक है ना। अब अवयव के जो गुणधर्म होते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके हिसाब से क्या होगा, इसको आप लिखोगे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और यहाँ पर लिखोगे ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ और क्या मिलेगा हमें, और हमें मिलने वाला है, फिर से यही कहता हूँ कि ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त क्या होगा, बी ए माइनस ए बी। अब क्या करो, यहाँ से माइनस बाहर ले लो, तो ए बी हो जाएगा धन का और बी ए हो जाएगा ऋण का, ठीक है। यानी जो हमें यहाँ दिया था ए बी माइनस बी ए, देखना ध्यान से, तो अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए मिलता, लेकिन केवल इतना ये ऋण ना होता, तो हम कहते कि ये कैसा है, सममित अवयव है। क्या कहते, सममित अवयव है। लेकिन मिल तो रहा है ए बी माइनस बी ए, लेकिन कैसा मिल रहा है, ऋण, यानी चिन्ह परिवर्तन हो गया। इसका मतलब क्या है, ये विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव की पहचान ही यही है। क्या पहचान है, विषम सममित अवयव की पहचान है कि अगर ए का ट्रांसपोज कर दो तो ऋण ए प्राप्त हो। किसकी पहचान है ये, विषम सममित की। हम यही लिख देते हैं, इसकी पहचान क्या है, अगर कोई अवयव ए है उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमें ऋण ए प्राप्त होगा। सममित अवयव की क्या है भाई साहब, सममित अवयव की ये है कि ए का ट्रांसपोज ए ही रहेगा। शून्य अवयव क्या है कि भाई जितने भी इसमें फैक्टर हैं, मतलब इसके अंदर तत्व हैं, एलिमेंट है, सब जीरो रहेंगे। तत्समक अवयव क्या कहलाता है, इसका जो विकर्ण रहेगा वहाँ पर केवल क्या रहेंगे, बन रहेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो ये है 2 कोटि का है ये, तो बन रहेगा विकर्ण में, बाकी रहेंगे 0 0, ठीक है। तो ये तत्समक अवयव होता है। इसको हम आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं भाई सब। चलिए, तो ये हो गया अपना, हाँ दूसरा हो गया, पूरा हो गया। अगला है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है। क्या है अगला, अगला है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, ये वाला क्या रहेगा। तो हम देखते हैं इसका, 4 कोटि वाले, क्या कर रही थी इन दोनों गर्ल्स, क्या देखना क्या कर रही है ना। 4 कोटि वाले बैठिए, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण, किसी अवकल, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, के व्यापक हल में, व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। में उपस्थित
स्विच अचरों की संख्या है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी, ए बी सी डी, 0 2 3 4, 0 2 3 4, तो इसका आंसर है 4। क्यों? जितनी कोटि उतनी अचरों की संख्या, 4 कोटि है तो 4 अचरों की संख्या, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं कि भाई चौथा क्या कहता है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान है। साइन इनवर्स √1/2 का मुख्य मान है। मुख्य मान है क्या है, यहाँ पर है ए बी सी डी, ए बी सी डी -π/4, π/3, -π/4, π/3, और यहाँ से π/6, और यहाँ पर कितना है π/4। फिर से हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई साहब कि जो इसका मुख्य मान है क्या होने वाला है, सीधा सीधा है। π/2 किसका मान रहता है, π/4 का मान रहता है। मान के चलो अगर यहाँ पर हम लिख दें, क्या इसको मान के चलो हम लिख दें थीटा मान लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से थीटा का मान कितना मिलेगा आपका, π/4, यानी 45 डिग्री। कितना मिलेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये मुख्य मान, और ये साइन इनवर्स के अंतर्गत भी है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है, मान के चलो थीटा, ये किसके अंतर्गत आता है, इस सीमा के मुख्य मान के अंतर्गत आता है। अब ये कैसे आता है, नहीं तो एक काम करो भाई, इसमें जैसे मान के चलो थीटा का मान π/4 हो गया, तो 90 से छोटा होता है। ठीक, 45 डिग्री 90 से छोटा होता है। अगर ये मान कितना होता, 90 से बड़ा होता, तो कहते कि मुख्य मान के अंदर नहीं है। ठीक है, यानी कि धन के 90 से ऋण के 90 तक कुछ भी बीच में आ जाए तो 45 तो बीच में है, इसलिए इसका मुख्य मान होगा π/4, ना कि -π/4 या और कुछ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि यदि ए कोटि के 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर है। ए इनवर्स बराबर है। चेकआउट प्लीज, कितने मिनट्स की बन गई है, ये देखो 14 मिनट्स। चलने दो, अभी तो क्या है, शुरुआत है। बोला उसको ही बोला, तो बैठो देखो समझो कुछ, 12th की मैथमेटिक्स 3-4 चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ से है कि पांचवा है कि यदि ए कोटि 2 का, ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स होगा। कैसा होगा, यहाँ तक का दिखा क्या उसमें, यहाँ तक का दिख रहा है ना, हाँ, ठीक होगा। कितना होगा, ए बी सी डी, ए है आपके पास डिटरमिनेंट ए,
बी होगा 1 डिटरमिनेंट ए, सी होगा इसका 1 और डी होगा इसका 0। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये है। ये पता है ये 4.5 का ये चूज़ द करेक्ट आंसर है, चैप्टर 4 में है। ये सीधा सीधा है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको अलग से। सीधा क्या होगा 1 होगा, अपन जानते हैं 1 कर दो तो जो घात है ना वो धन की हो जाती है, ऋण की जगह पर। तो इसका ये आंसर है। छठवां इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हमें कुछ काम भी करना है छठवें में, ठीक है ना। दिया इसमें आई कैप डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एक होता है क्रॉस और एक होता है डॉट, ये डॉट होता है। तो आई कैप डॉट प्रोडक्ट एन अंडर ब्रैकेट एन ब्रैकेट जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट के कैप प्लस जे कैप, फिर इसी तरह से आई कैप के, फिर प्लस रहेगा क्या के कैप और फिर आई क्रॉस जे का मान है का मान है। तो यहाँ पर दिए हैं 4 विकल्प हैं, क्या हैं, 0 ऋण 1 1 3, 0 ऋण 1 1 3, ठीक। तो इसका मान हम देख लेते हैं क्या आने वाला है। यहाँ का दिख रहा है, यहाँ का दो, इधर 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 का दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ का दिख रहा है। इसका ऋण एक आएगा, देखते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल फिजिक्स में होता है बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों का इस्तेमाल, ठीक है, सदैश पढ़ने में। हाँ, अब देखो जैसे आई कैप है और यहाँ पर जे, क्या होता है ना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर साइकिल टाइप की चलती है। जैसे मान के चलिए साइकिल बनी है, आई है ये और ये जे है और ये के है। अगर जे और आई, जे और के का मल्टीप्लाई होगा तो आई मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर? आई मिलेगा, यानी आई कैप मिलेगा इधर। इसी तरह से आई और के का होगा, आई और के का होगा, आई और के का होगा, उल्टा हो गया ना इसका, आई और के। हाँ, आई और के का होगा तो हमें मिलेगा माइनस जे मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस जे। और वहाँ पहले से ही कितना है आपके पास? जे कैप है, माइनस जे कैप मिलेगा। अगला कितना है आपके पास? आई जे, के आई और जे, ठीक है, के कैप है तो आई जे यहाँ के मिल जाएगा प्लस का, कितना मिल जाएगा? प्लस का मिल जाएगा। तो यहाँ आई और डॉट प्रोडक्ट आई होता है ना, तो इसका हो जाता है आई कैप का स्क्वायर, यानी इसका हो जाता है 1। क्या हो जाता है? 1, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पर जी और जी का स्क्वायर होगा तो ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ भी हो जाएगा 1। तो 1 -1 + 1, 1 से 1 कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा? 1। यानी आंसर कौन सा होगा इसमें? सी वाला 1। ऐसा हो गया। उल्टा तरीका। अगला है भाई साहब कि क्वेश्चन नंबर 5 है, या क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हाँ, प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न क्रमांक 5 है, या फिर क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा सही है। तो ठीक है, 5वां है आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करो? पूर्ति कीजिए। उसे कहो खड़े नहीं रहा करो।
या के दो बैठ जाएगा। खड़ी है वो तो अभी, खड़ी खड़ी नहीं रहा तो यहाँ जाकर। ठीक है, एक्स के सापेक्ष ई एक्स का अवकलज, ई एक्स का अवकलज खालिस्तान होता है, खालिस्तान होता है। तो एक्स के सापेक्ष ई एक्स का अवकलज ई एक्स ही होता है। मतलब अगर ई एक्स है, इसका अपन डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ई एक्स ही होगा, ई एक्स ही प्राप्त होगा हमें हमेशा। इसके बाद अगला है कि अगला क्या है कि समीकरण ए एक्स बराबर बी, समीकरण ए एक्स बराबर बी का अद्वितीय हल एक्स बराबर खालिस्तान द्वारा दिया जाता है, जहाँ मॉड ऑफ ए बराबर नहीं है 0 के। तो सीधा सीधा है कि भाई एक्स है तो ए जाएगा उस साइड, तो इसका हो जाएगा क्या, ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। चलिए अगला है कि भाई अवकल समीकरण की घात है, अवकल समीकरण एक्स वाई और द्वितीय अवकलज y का और प्रथम अवकलज पर 2 की घात और यहाँ पर प्रथम अवकलज की घात खालिस्तान है। तो क्या देखना पड़ता है हमें, घात और कोटि। देखिए ये यहाँ पर सबसे बड़ी कोटि कौन सी है, द्वितीय अवकलज सबसे बड़ा है, तो कोटि होगी यहाँ इसके लिए क्या होगी, कोटि कितनी होगी 2। लेकिन इस पर घात कितनी है, देखिए घात ऐसी कहलाती है जब यहाँ पर कोष्टक लग जाए और कोष्टक के ऊपर संख्या लिखी हो तो उसको घात कहेंगे। तो घात जैसे मान के चलो 2 है, तो जो समीकरण की घात मानी जाती है वो मानी जाती है कि सबसे बड़े अवकलज यानी कि द्वितीय अवकलज जैसे यहाँ पर है तो इसके ऊपर घात कितने की लगी है। यहाँ प्रथम अवकलज पर कितने की लगी रही है वो नहीं माना जाएगा। यहाँ पर 2 की घात मतलब कोई घात नहीं है तो 1 की घात मानी जाएगी। यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, 1 घात है, ठीक है ना। चलिए तो अगला है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फोर्थ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जहाँ पर एक्स आर में शामिल है द्वारा प्रदत्त फलन एफ का निम्नतम मान खालिस्तान होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ -1 रखेंगे, ठीक है ना, एफ एक्स की जगह -1 रखेंगे तो -1 यानी कि -1 का स्क्वायर हमें -1 मिलेगा। यहाँ हम -2 रख लेते हैं तो -2 का स्क्वायर हमें कितना मिलेगा भाई, 4 मिलेगा। चलिए 0 रख लेते हैं तो 0 का स्क्वायर हमें 0 मिलेगा। प्लस रख लेते हैं, +1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1, यानी कि क्या माइनस का रख रहे हो
तो जितने ज़्यादा माइनस के रखोगे उतने बड़ी नंबर मिलेंगे, जैसे -1 के बाद -2। इसी प्रकार से प्लस की संख्याएं रखोगे तब भी आपको प्लस की संख्याएं मिलेंगी, और जैसे ही आप 0 रखोगे तो आपको सबसे छोटा मान मिल जाएगा, आपको 0 के साथ सबसे छोटा मान। बाकी चाहे आप ऋणात्मक रखो चाहे धनात्मक रखो, वर्ग की वजह से सारे मान 0 से बड़े होंगे। तो यहाँ निम्नतम मान कितना होगा? निम्नतम मान होगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं खालिस्तान कहलाती है। एक ऐसी राशि, सदिश राशि क्या कहते हैं उसको? सदिश कहते। बताओ सलोनी, सदिश कहते किसे कहते? हाँ, सही बात है। तो एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, खालिस्तान कहलाती है। खालिस्तान कहलाती है। क्या कहते हैं भाई, बताओ जल्दी, क्या कहते हैं? कौन सी राशि कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी बताया था, सदिश राशि। ठीक है, और एक होता है अदिश राशि। क्या होता है? अदिश किसको कहते हैं? अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? जिसमें दिशा नहीं होती। ठीक है, हाँ। अगला है एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल खालिस्तान होता है। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल खालिस्तान होता है। यदि उसमें केवल खालिस्तान होता है, तो बताओ भाई क्या होता है? एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाते हैं यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। क्या होता है? एक स्तंभ होता है, केवल एक स्तंभ होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं, स्तंभ आव्यूह। और अगर एक पंक्ति हो, कितनी पंक्ति हो? अगर केवल एक पंक्ति हो तो उसको कहते हैं पंक्ति आव्यूह। आसान से है ये तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अब आए हैं सही क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। कितने मिनट्स हो गए? 28 हो गए। अभी तो चलने दो, अभी तो चलेगा। जाना है, चले कल आओ टाइम पर। कभी जल्दी, ये बात भी सही टाइम पे जाओ, है ना? खुल की तो नहीं खाती? नहीं, ठेला नहीं लग पाता। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ है डस्टर? हाँ, ये तो है ना, इसको धो लेंगे। सही बात है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि
छठवां क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स कोष्टक में है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाँ साइन एक्स कोस एक्स, यानी यहाँ पर अपन को साइन ही रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हमें क्या मिलने वाला है 2 साइन इनवर्स एक्स। अब और आपको एक शर्त दी है, क्या शर्त दी है साथ में उन्होंने कि जो x का मान है वो बराबर है या छोटा है 1/√2 के, या बड़ा है या बराबर है -1/√2 के। ये आपको शर्त दी है, हमें इसका भी इस्तेमाल करना है और यहाँ भी। तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या कि x बराबर, जब हल करेंगे, अब आएगा यार मज़ा हल करने में तो 1 वर्ड आंसर कैसे चल रहे थे। ठीक है, तो हल करें। माना सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा मानेंगे हम। तब क्या होगा, तब साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा, x की जगह पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, और अंदर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे करते हैं। तो साइन इनवर्स यहाँ पर रहेगा 2 साइन थीटा, और यहाँ पर एक मान सर्व समीका होती है, 10वीं में पढ़ाई जाती है, 3 होती हैं। 3 में से पहले क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा होता है। तो साइन का जब साइड चेंज करोगे और स्क्वायर उस साइड ले जाओगे तो टोटल मिलेगा आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस सब की जगह पर हम क्या रख सकते हैं कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं इस सब की जगह पर कॉस थीटा। हाँ, अब हमें इस शर्त का इस्तेमाल करना है, इस शर्त का इस्तेमाल करेंगे हम, देखते हैं। ठीक है, हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है कि x का मान छोटा है बराबर है √2 के, या बड़ा है बराबर है -1/√2 के। तो x की जगह हमें क्या रखना है साइन थीटा। क्या रखना है, नहीं दिख रहा, यहाँ दिखेगा है ना। तो x की जगह हमें रखना है साइन थीटा लेस एंड इक्वल टू 1/√2 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू -1/√2। फिर हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर 1/√2 कितने का मान होता है, शायद तुम्हें बताया नहीं 9th में पढ़ोगे है ना। तो वो होगा क्या कि भाई यहाँ पर साइन थीटा साइन 45 का वैल्यू होती है वो, यानी कि साइन π/4 कितना होगा यहाँ पर साइन माइनस की साइन π/4, और यहाँ पर रहेगा आपका कितना साइन थीटा जो कहता हूँ, और यहाँ पर रहेगा साइन π/4। फिर यहाँ से साइन हट जाएगा सब में से, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का π/4, और लेस एंड इक्वल टू यहाँ से भी साइन हट जाएगा थीटा बचेगा, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा आपका यहाँ से भी साइन हट जाएगा π/4। फिर क्या रहने वाला है, अब हम यहाँ पूरी असमीका में, ये असमीका कहलाती है, पूरी असमीका में कितने का भाग 2 का गुणा कर देंगे हम, पूरी असमीका में 2 का गुणा करने पर, या संपूर्ण असमीका में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, क्या यहाँ दिखेगा यहाँ देख है क्या मिलेगा हमें, 2 का गुणा कर दो आप π/4 मल्टीप्लाई 2 लेस एंड इक्वल टू थीटा लेस एंड इक्वल π/4 मल्टीप्लाई 2। बताओ क्या होने वाला है, बताओ अच्छा जल्दी तुम लोग बताओ, कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा बताओ। हाँ बताओ। हाँ 8 आएगा, सच्ची बताओ। देखो ये ऊपर है ना और ये नीचे है, तो ये कट जाएगा 2 बार, कितनी बार 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी हमें मिलेगा
माइनस का पाई बाई 2 लेस एंड इक्वल टू 2 थीटा और लेस एंड इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम क्या देखते हैं, चूँकि 2 थीटा जो भी कोण है ये साइन इन्वर्स की मुख्य शाखा के अंतर्गत है। मुख्य शाखा, हाँ ये मुख्य शाखा होती है साइन इन्वर्स की, धन के 90 से ऋण के 90 तक मुख्य शाखा के अंतर्गत है, अंतर्गत है, इसलिए हम इसको हल कर सकते हैं। इसलिए जो LHS चल रहा था वो चलता रहेगा। या फिर इसलिए साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम पहले इसको अपन और थोड़ा सा हल कर लें। उसके पहले इसको अपन थोड़ा सा और हल कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, ये होगा आपका साइन 2 थीटा। ऐसा इस फॉर्म में हम करेंगे और हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, इसमें समझ में नहीं आ रहा, साइन 2 थीटा आ रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, यहाँ साइन इन्वर्स से साइन क्या हो जाएगा, अब कट जाएगा। पहले हमें थीटा क्लियर करना पड़ता है कि जो कोण है वो इसकी मुख्य मान शाखा के अंतर्गत है या नहीं है, यानी हमें मान मिल जाएगा कितना, 2 थीटा। अब हमने जो सबसे पहले माना था, क्या माना था, साइन थीटा बराबर x या x बराबर साइन थीटा, कितना माना था, x बराबर साइन, नहीं दिख रहा, चलो। तो चूँकि x बराबर कितना था, साइन थीटा, इसलिए थीटा बराबर होगा साइन इन्वर्स x, अर्थात LHS कितना रहेगा, LHS आएगा 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू थीटा मतलब कितना, साइन इन्वर्स x, यानी साइन इन्वर्स x बराबर RHS, यानी LHS बराबर RHS क्या हो गया, साबित हो गया। यहाँ का तो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ का दिख रहा है, देख रहे हैं, बस तो ठीक है, हल हो गया। ये सवाल हल करने में मज़ा आता है यार। सिद्ध हुआ, क्या लिखते हैं, सिद्ध हुआ, हमें दर्शाना था, सिद्ध हो गया भाई। जी है गणित की मैथ, मज़ा आता है, हैं? आपको मजा आता है, हम लोगों को थोड़ी आता है। सही मज़ा आता है। बंद कर, अभी चलने दो, कितनी है, 38 मिनट्स और चलने दो भाई, 50 मिनट चलने दो, अभी 1-2 और करें अपन, ठीक है। आओ फिर कल, नमस्ते। पढ़ते जा रहे हो कि नहीं, उससे पूछो, पढ़ती जा रही हो, पढ़ाई करती जा रही हो, हाँ अच्छी बात है, हाँ सही बात है, बिल्कुल राइट, सही कहा तुमने, ठीक है। चलिए, तो इसका अपन करेंगे छठवें का अथवा। तुम्हें भी जाना है, हाँ तुम ही चले हो, अभी वीडियो चलती रहेगी। अभी ये अपना चलेगा छठवें का अथवा और दिया है कि tan इनवर्स, हमें शायद साबित करना है। अच्छा चलते हम लोग, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x। तो यहाँ से हमें माइनस का π/4 x 3π/4 को सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में
लिखिए, ऐसा कुछ है। तो हम करें भाई, इसको सरलतम रूप में हम लिखने की कोशिश करें। तो करेंगे, पहला यहीं से स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। तो tan इनवर्स, यहाँ cos x माइनस साइन x, यहाँ पर है cos x प्लस साइन x, फिर यहाँ पर क्या है tan इनवर्स। हम क्या करेंगे, अंश में और हर में cos x का भाग देने वाले हैं, यानी cos x अपॉन cos x, साइन x अपॉन cos x, और यहाँ पर cos x अपॉन cos x, और यहाँ पर साइन x अपॉन, यानी ऊपर भी cos x का भाग देंगे तो इन दोनों में बट जाएगा, बट गया, नीचे भी cos x का भाग देंगे तो इन दोनों में बट जाएगा, बट गया, इस तरह से। तो cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, आप सभी जानते हो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, ये होता है 1 माइनस टेन एक्स, और ये होता है 1 प्लस टेन एक्स। चलिए अगला है, हम मतलब यहीं से आगे सॉल्व करते, ठीक है। 1 को आप लिख सकते हो tan π/4, यानी tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर लिख सकते हो tan π/4 माइनस tan x, इसको आप लिख सकते, यहाँ भी आप लिख सकते हो tan π/4, या फिर ठीक है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 की जगह, क्योंकि हम सूत्र बनाने वाले हैं। इसके अंदर यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि tan x के साथ मान के चलो मल्टीप्लाई में क्या है tan π/4 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan π, मतलब 1 है, मल्टीप्लाई में 1 हमेशा रहता है, तो tan π/4 इंटू tan x, 1 की वजह से हमने ऐसा लिख दिया। अब एक सूत्र क्या होता है भाई साहब, एक सूत्र होता है, क्या होता है कि tan इनवर्स tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan इंटू tan b, tan a इंटू tan b। इसका पूरा मतलब वो क्या होता है कि tan इनवर्स वो होता है आपका a प्लस बी, नहीं a माइनस बी हो जाएगा आपका tan इनवर्स a माइनस, मतलब इतने का मान, सॉरी इतने का मान, केवल इतने का मान वो होगा आपका इतना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan a माइनस बी, कितना होगा tan a माइनस बी, ऐसा होगा। चलिए, तो जैसे ही हम इसमें इसका मान रखते हैं, इसमें हम कौन सा ये वाला मान पुट करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस सब की जगह पर हो जाएगा आपका tan a माइनस बी, a की जगह π/4 और b की जगह आ जाएगा आपका x, ये वाला हो जाएगा। आपको इसके आगे आपको हल करना है। अब चूंकि आपके लिए एक जो शर्त दी है, इस शर्त को भी हमें क्लियर करना है। चूंकि आपके पास शर्त क्या है, शर्त हल करें या ना करें, देखिए क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में आप जब, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, आप जब एनुअल एग्ज़ाम दोगे और जब सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा इसको हल करके, यानी जो इसके अंतर्गत ये जो थीटा आ रहा है ना, कोण आ रहा है, वो आपको यहाँ ला के दिखाना पड़ेगा, और वो भी tan इनवर्स की मुख्य शाखा मान में लाकर दिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप कैंसिल आउट कर पाओगे। अब चूँकि अपने यहाँ पर उतनी जगह नहीं है, कहो तो हम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर देते हैं अपन, यहाँ कर देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं, इसको दिखाना पड़ता है कि ये थीटा मुख्य मान शाखा के अंतर्गत है भी कि नहीं है, तो हम दिखा देते हैं। तो हमारे पास है -π/4 विच इज़ स्मॉलर देन x एंड x इज़ ग्रेटर देन 3π/4। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या देखते हैं, x माइनस का है तो x को माइनस का बनाओ, तो माइनस का गुणा करने पर, ठीक, माइनस का गुणा करने पर पूरी असमीका में, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये चिन्ह पलट जाएंगे, x हो जाएगा माइनस का, चिन्ह पलट जाएगा, और 3π/4 हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना।
चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पाई बाई 4 चाहिए प्लस का। तो पूरी असामिका में पाई बाई 4 प्लस करने पर, पूरी असामिका में क्या करने पर, पाई बाई 4 प्लस करने पर, यानी कि पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज़ ग्रेटर देन प्लस की पाई बाई 4 माइनस का एक्स, यहाँ पर 3 पाई अपॉन 4 प्लस की पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पाई बाई 4 जुड़ जाएंगे, बचेगा पाई बाई 2 ग्रेटर देन, तो यहाँ पर x मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स, अपन को बीच में ये मिल रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर भी कितना बचेगा भाई साहब, यहाँ बचेगा आपका 4 अपॉन में और ये माइनस टू पाई बाई 4, यानी आपको टोटल मिल जाएगा माइनस का पाई बाई 4। आप चाहो तो पलट के भी लिख सकते हो, यानी कैसा लिख सकते हो कि माइनस पाई बाई 4 स्मॉलर देन पाई बाई 4 माइनस एक्स स्मॉलर देन पाई बाई 2, यानी कि ये tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा है। अर्थात कोण, ये कोण है, कोण पाई बाई 4 माइनस एक्स tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा के अंतर्गत है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको हल कर सकते हैं, मतलब जो अपन लिखा है ना, इस चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पर tan से tan ख़त्म हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। इसलिए tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स को हल करेंगे तो यहाँ tan से tan ख़त्म, पाई बाई 4 माइनस एक्स आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण dy अपन डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात करो। ध्यान रखना है इसी साल का, मतलब 2026 का पेपर है, और इसमें जो भी पैटर्न है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, ये बिल्कुल आप है ना, सबसे बेहतरीन तरीका है 2027 की जो 12th का जो एनुअल एग्ज़ाम होगा ना, उसका मैथ का सबसे बेहतरीन तरीका है कि भाई आप 2026 2025 के जितने भी पेपर्स हैं उनको आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लो, सारे क्वेश्चन पेपर्स को हल कर लो। ठीक है, और मेरे साथ हल कर लो, तो इस तरह क्या होगा कि मैथ का सारा डर ख़त्म हो जाएगा और मैथ्स में मैक्सिमम नंबर्स आएंगे। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 है अवकल समीकरण dy अपन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 अवकल समीकरण dy अपन डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हम इसका व्यापक हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कल हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी कि भाई किसी समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करने का 3 तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है, x को x के साथ ले आओ, y को y के साथ ले आओ, और दूसरा तरीका क्या होता है, वो अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन ही था। और एक और तरीका होता है समघातीय। ठीक है, हल करने का एक तरीका, तो एक तरीका ये है कि x को x के साथ ले जाएंगे और y को y के साथ ले आएंगे, यानी हम इसको क्या करने वाले हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको जब हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy के नीचे हम इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को लाएंगे और dx के नीचे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लाएंगे। दोनों तरफ समाकलन कर दो। क्या कर दो, दोनों तरफ समाकलन कर दो भाई। तो समाकलन करने पर 1 प्लस वाई स्क्वायर समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सा मान आता है, 1 प्लस और चर का स्क्वायर, ये क्या आता है, tan आता है। ये कल ही मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि
ठीक है, जैसे 1/x² लिखा था तो tan इनवर्स x प्लस c आया था, तो यहाँ भी और यहाँ आ जाएगा कितना tan इनवर्स x, यहाँ प्लस c लिख देंगे हम। तो ये इसका हल है, ये इसका क्या है, हल है, व्यापक हल है। तो कुछ आसान से क्वेश्चन हैं, कुछ अच्छे हैं, टफ़ हैं। जैसे 6वां क्वेश्चन ठीक है, एवरेज लेवल का है, ना ज़्यादा टफ़ है ना एकदम आसान है, ठीक ठाक है। और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों ही आसान है, दो नंबर्स के हैं, दो नंबर्स के हैं। इसमें अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। और ये तो चैप्टर्स में उदाहरण में से है, ठीक है, जो समाकलन वाला जो चैप्टर है उसका उदाहरण में से है ये वाला। अब उसका नीचे का है कि सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर ex+1 अवकल समीकरण d² मतलब कि द्वितीय अवकलज में से प्रथम अवकलज घटाओगे तो 0 मिल जाएगा, एक हल है। ठीक, तो इसको हम करते हैं, इसका अथवा 7वें का अथवा तो 7वें का अथवा और तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन u अपन ux, ये तो हो गया। वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल ex+1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दिया है, ठीक है। सत्यापित कीजिए कि फलन, हाँ सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर ex+1 अवकल समीकरण dx² dy/dx बराबर 0 का एक हल है, तो हम साबित कर देते हैं, हल कर देते हैं, वही सत्यापित कर देते हैं अभी। तो दिया है y बराबर ex+1, दिया है y बराबर ex+1, और क्या दिया, इसका अपन कर देते हैं, क्या इसका अवकलन कर देते हैं, यानी dx यहाँ ex+1 का यहाँ अवकलन कर देते हैं। अवकलन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर dy/dx कितना बचेगा, dy/dx बचेगा हमारे पास, यहाँ पर ex का अवकलन अलग होगा और यहाँ पर 1 का अवकलन अलग होगा। तो हम चूँकि जानते हैं कि ex का तो ex ही रहता है और 1 का हो जाएगा 0, यानी हमें मिल जाएगा dy/dx बराबर ex। फिर से पुनः है इसका, फिर से हम करते हैं क्या, अब ये एक बात याद रखना है कि आपको समीकरण चाहे लिख लो, इसका फिर से पुनः अवकलन करने पर तो कितना होगा, द्वितीय अवकलज मिल जाएगा, यानी हमें ex का फिर से अवकलन कर देना है, तो हमें मिल जाएगा द्वितीय अवकलज y का, वो मिल जाएगा ex का, ex ही रहता है, ठीक है। अतः इस समीकरण में मान रखने पर, इस वाले समीकरण में मान रखने पर बाएं साइड, इसलिए LHS बराबर कितना होगा, इसका मान कितना है, देखो भाई 0 है, मतलब ex है, और dy/dx का मान भी कितना है, ex है, यानी ex माइनस ex, तो ex से ex कट जाएंगे, बराबर हो जाएगा 0, यानी ये क्या है, RHS, ठीक है। तो जो हम इन्होंने कहा था सिद्ध करने के लिए, वो सिद्ध हो गया भाई, सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देख लेते हैं वीडियो कितनी लंबी हो गई है, फिर उसके हिसाब से हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो हो गई है नहीं, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। कितना टाइम हो गया है? 9:10। राइट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया अपना। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, हमें 23 तक करना है। ठीक है, हम करेंगे अगली वीडियो में। तो देखने के लिए धन्यवाद। आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। हम मैं क्या करने वाला हूँ कि 9th से 12th तक पेपर्स के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करने वाला हूँ। 9th के सारे विषयों के प्रश्न पत्र, 10वीं के सारे विषयों के प्रश्न पत्र, 11वीं के केवल मैथ, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के प्रश्न पत्र, और 12th के मैथ, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के प्रश्न पत्र हल करने वाला हूँ। तो आप सभी इन विषयों में ये देखने के लिए कि एनुअल में एग्ज़ाम मतलब जो पेपर आते हैं किस प्रकार से सेट होते हैं, कितने कितने नंबर्स के आते हैं, उनको हल कैसे करना है, ये आप देखते रहिए। अच्छी तरह से आपके सारा डर दूर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं इन विषयों में। तो देखने के लिए धन्यवाद आप सबको।